लड़की को मंगल है, लड़के को मंगल नहीं है, तो बस एस्ट्रोलॉजर बोल देता है अरे भाई मंगल है तो ही शादी करना, नहीं है चलो शनि है तो शादी करना। अब ये बात से मैं ये मानता हूँ कि अगर अच्छी लड़की है या लड़का है, लड़का अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बिजनेस अच्छा करता है, इंटेलिजेंट है, फैमिली अच्छा है, तो मंगल के नाम से उनको जाने मत देना। ये होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में जब देखते हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए या तकलीफ दूर करने के लिए ऐसे इंसान के पास जाता है, वो इंसान को वो भगवान समझता है। एक लाइव एग्जाम्पल हर चीज़ का कि किसी की हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इस पे कैसे असर हुआ आपके बताए हुए रास्ते से। भगवान ना करे ना किसी को ऑपरेशन करवाना पड़े, तो आजकल लोग डॉक्टर से डेट लेने से पहले कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी तारीख, कौन सा दिन अच्छा है कि हम ऑपरेशन करवाने। तो ये भगवान भक्तों से जाने जाते हैं। उसी तरह पूरे दिन में एक बार भगवान हमें मिलने आते हैं, पूरे दिन में एक बार भगवान हमें मिलने आते हैं। बस इतना करो, जो भी आपके सामने आते हैं, जो भी आता है, बस उनकी इज्जत, उनका रिस्पेक्ट करना रखोगे तो जीवन में कभी भी कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो लड़की को ऐसा बोला कि कुआं है आपके गांव में, बोले हाँ है, तो आपको वहां 40 दिन तक दिया जलाना है, हर रोज 38 दिया जलाना है 40 दिन तक, और पीछे ले जो 3 दिन रहेंगे 3 दिन आपको वहां रहना, यानी टोटल 43 डेज। अब मैंने ऐसा सोचा कि ये बेटी शादी नहीं होगी तो अच्छा है, लेकिन ये मत कर। वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एजे शो। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जिंदगी में हमारा जन्म किस तारीख पे हुआ है, किस समय पे हुआ है, हम किस दिशा में काम करते हैं, किस दिशा में रहते हैं, हमारा घर किस दिशा में है, क्या उसका असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आज हमारा बहुत ही खास पॉडकास्ट है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही इज अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, अ कंटेंट क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर, अ कोच. It's a great honor to have Mr. शैलेंद्र सिंह जी वाघेला, पॉपुलरली नोन एज बापू। इनका चैनल है यूट्यूब का बापूज वर्ल्ड के नाम से। सो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, हमारा सबसे पहली चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि ये सर का सबसे पहला हिंदी पॉडकास्ट है। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बार मैंने स्टेज पर से ऐसा बोला है। जब मेरा कोई सेमिनार होता है, बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। कभी कभी किसी का कोई क्वेश्चंस होता है तो उसमें से कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो हिंदी में बोलता है। तो जब वो हिंदी में बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको गुजराती में अगर आप बोल सकते हो तो गुजराती में पूछो, क्योंकि अगर मैं हिंदी बोलने लगूंगा तो आपकी हिंदी बिगड़ जाएगी। नहीं सर, अच्छा तो बोल रहे हैं, बिल्कुल। जी जी जी। और जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल बापूज वर्ल्ड, उसमें लगभग 1400 से ज़्यादा वीडियोस है, वो सब गुजराती में है। जी जी, बिल्कुल सब गुजराती में है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी लैंग्वेज पे मेरी बराबर पकड़ है, मैं बराबर अच्छी तरह से गुजराती लोगों को समझा सकता हूँ। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि चलो हिंदी में भी शुरुआत की जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले 2 चीज़ों से मैं चाहूँगा हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसका मतलब ही नहीं पता। तो एक लेमैन के लिए इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, और उसके बाद हम एक बार चर्चा करना चाहेंगे आपकी इस फील्ड में कैसे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही। देखो, ज़्यादातर लोग जब कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ में आ जाते हैं, कोई मुसीबत में आ जाता है, समझ लो कि भाई जब उनको ऐसा लगता है कि बहुत काम करने के बाद भी हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो ये होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में जब देखते हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं, कभी ना कभी किसी के मुंह से ऐसी भी बातें सुनते हैं कि भाई हम ये एस्ट्रोलॉजर के पास गए और हमें ऐसा एक रिजल्ट मिला, तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजर क्या है,
वास्तु एक्सपर्ट क्या है और न्यूमरोलॉजिस्ट क्या है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है, फिर भी ये किसी एक इंसान भी आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, किसी एक इंसान को भी ये महावत है कि भाई जैसे समझ लो कि वो एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, वो वास्तु भी कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक व्यक्ति जब पैदा होते हैं, समझ लो कि क्या मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ? 5 सितंबर 1991। ये भाई साहब 5 सितंबर 1991 को पैदा हुए। समझ लो कि वो सुबह में 3 बजे पैदा हुए होंगे या दोपहर में, कभी भी उन जो आपका टाइम होगा उस टाइम पे जब आप पैदा हुए, उस टाइम वो सिचुएशन के हिसाब से जो चार्ट, कुंडली का जो चार्ट बनता है, जैसे समझ लो कि उस दिन सूर्य कहाँ था, मंगल कहाँ था, चंद्र कहाँ था, उसको जब हम सेट करते हैं किसी एक चार्ट में, उसको बोलते हैं कुंडली, उसको बोलते हैं जन्माक्षर। तो वो कुंडली के हिसाब से हम अलग अलग लोगों की जब कुंडली का स्टडी करते, अभ्यास करते, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई इस टाइप का अगर सूर्य है, इस टाइप का अगर राहु है, समझ लो कि भाई इस घर में 12 स्थान होते हैं, उसमें 12 स्थान होते हैं 1 से 12 तक। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नंबर भी होता है, अलग अलग लग्न भी होता है, अलग अलग ग्रह भी होते हैं, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कुंडली। और जब कोई एक इंसान, कोई एक बंदा मकान लेता है, देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कहीं ना कहीं एक सोच है कि भाई मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। तो जब कोई अपना घर बनाता है तो वो पहले मकान होता है, वो मकान में से घर तब बनता है कि जब लोग रहने जाते हैं और एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। तो उसको तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो विद्वान है, जो वास्तु में एक्सपर्ट है, उनको बुलाएंगे और आपके घर का वास्तु करवाएंगे। समझ लो कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु का मतलब मात्र पूजा, ऐसी बात नहीं है। वास्तु का मतलब है जो चीज अपने घर में आप रखते हो वो प्रॉपर जगह पे रखी है कि नहीं, उसको हम वास्तु कहते हैं। जो 10 दिशा है, 10 दिशा है, वो 10 दिशा को जो बैलेंस करता है उसको बोलते हैं हम वास्तु। तो वो है वास्तु। और न्यूमरोलॉजी, आप जिस डेट के दिन, जिस दिन आप पैदा हुए, समझ लो कि हमारा पूरा जीवन नंबर से आधारित है। जैसे समझ लो कि हमारे घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो हम लोग ये पूछते हैं कि कौन सी तारीख को बच्चा आया, यानी वहाँ भी अंक आया, कितने बजे आया, वहाँ भी अंक आया। फिर आगे समझ लो कि वो पढ़ता है तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो वहाँ भी अंक आया, कितने साल का हुआ तो वहाँ भी अंक आया। तो हमारा जीवन अंकों की बिगड़ नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी से भी हम हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। ओके। और एक और चीज, राशि का मतलब क्या होता है? राशि का मतलब ये होता है कि जब कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति का जन्म होता है, आपके घर में कभी किसी बच्चे का जन्म होता है, समझ लो बच्चा है या बच्ची है, तो वो बच्चा या बच्ची जब पैदा होते, मैंने बोला आपको कि पहले एक चार्ट बनता है, पहले एक ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के सिचुएशन के हिसाब से एक चार्ट बनता है। उस चार्ट में चंद्र जहां बैठता है उसको हम राशि बोलते हैं। जैसे समझ लो 1 नंबर में चंद्र बैठा है, 1 नंबर में अगर चंद्र आया तो मेष राशि है। समझ लो कि 10 नंबर में चंद्र आया तो मकर राशि है। समझ लो 11 नंबर में आया तो कुंभ राशि है। उसी तरह से जिस नंबर के घर में चंद्र बैठता है उस हिसाब से राशि नक्की होती है, डिसाइड होती है। राइट। तो बढ़िया लगा जानकर, क्योंकि ये एक बेसिक डेफिनेशन है, काफ़ी लोगों को मतलब होता है ना, क्लैरिटी से आपने समझाया इस चीज़ को। मुझे ये जानना है कि आपकी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में शुरुआत कैसे हुई थी? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे अच्छा इसलिए लगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी है कि क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजर बन जाए। तो बनना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस ही है, आप कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हो, आपकी सोच सही है, आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो, तो बस मैं तो ये मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सीखना इतना इजी है,
हाँ, अगर आप ध्यान लगा के किसी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ जाओगे और अगर वो आपको सिखाते हैं तो आपको सीखना चाहिए। तो मैं जब समझ लो कि कोई एक स्कूल में मैं टीचर था, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट के ज़रिए मैं किसी जैन मुनि को मिला, जैन महाराज साहब को मिला। ये कौन सा साल था? वो ये था करीबन करीबन 82-83। 82। ओके। हाँ, 82-83। तो जो मैं महाराज साहब को मिला तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो महाराज साहब जैन मुनि जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बहुत शक्तियाँ होती है। वो पूरा दिन समझ लो वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं। जो जैन मुनि होते हैं उनको बोलते हैं कि वो लोग संयम के मार्ग पे चलते हैं। संयम का मार्ग यानी ये है कि जितना हो सके उतना, बहुत कम नेसेसिटी उनको होती है। तो जैन मुनि के पास मैं सीख तो गया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि भी मुझे कुछ सीखना है। मैं सीख गया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी को बोलूँगा कि भाई मैं जैन मुनि के पास सिखाऊं तो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले से मेरी ऐसी सोच थी कि मुझे खाली अहमदाबाद में या इंडिया में नहीं करना है, अगर हो सके तो मुझे दूसरे देशों में भी जाना है। और भगवान ने मुझे ये मौका दिया, मैं गया भी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एजुकेशन लिया। मैं क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं क्वालिफाइड वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और आपकी इस चीज़ों में जो आपने महारत हासिल की, पढ़ाई की, वो बनारस से किया आपने? जी। फिर मैंने ऐसा सोचा कि भी अगर पढ़ना ही है तो किसी ऐसी जगह पे जाके पढ़ो कि वहाँ से मैं कुछ लेके आऊँ, कुछ पा कर आऊँ और कुछ बन कर आऊँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप, जो लोग हमें आज सुन रहे हैं, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से भी किसी एक को ऐसा लगता है कि भाई मैं भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये याद रखो कि बी पॉजिटिव। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई इंसान कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए या तकलीफ दूर करने के लिए ऐसे इंसान के पास जाता है। वो इंसान को वो भगवान समझता है। अब जब वो आपके पास आता है और आप उनको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मैसेज दोगे या कुछ उनको मिसगाइड करोगे तो ये अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, अगर आज आपको दुनिया में कुछ करना है, तो बस मैं तो ये मानता हूँ कि आपको पॉजिटिव वे में एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए और लोगों को गाइड करना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जैसा आपने बताया कि आपने कई देशों में आप गए हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप ज़्यादातर समय आप अमेरिका में होते हैं, अभी जैसे हम अहमदाबाद शहर में बैठे हुए हैं, कितने देशों का आपने भ्रमण किया है? ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है, समझ लो कि कहीं पे कोई भी देश में आप जाते हो तो आपके पास स्किल है, तो समझ लो आपको मौका मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी, वो उसको मैं स्किल समझता हूँ। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास, मैं ये बोलता हूँ वाक चातुर्य है। वाक चातुर्य का मतलब ये है कि जो आप बोलते हो वो सही ढंग से बोलते हो, आप जो बोलते हो लोगों को समझ में आता है। अगर ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, आपका ऑरा अच्छा होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैंने शुरू किया और मैं करीबन आज 54 कंट्रीज़ में, मैं ये बोलता हूँ हर चीज़, मैं ये कहता हूँ लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ज़रिए मैं अपनी संस्कृति फैलाने की एक नम्र कोशिश करता हूँ। पूरी दुनिया में मैंने अपनी संस्कृति फैलाने का काम किया है, क्योंकि लोगों को ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास भी बहुत कुछ होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम ग्रहों के हिसाब से किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया तो हम फंस गए हैं। तो ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं और उनको मैं जब कहीं ना कहीं कोई रेमेडी दिखाता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और चीज़ है जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या ये ऐसे मैंने सुना हुआ है, मैं माइट बी रॉन्ग इन दिस, शिव जी और गणेश जी की आराधना बहुत जगह पे होती है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन माना जाता है। ये मतलब कोई चीज़ की जब शुरुआत होती है तो हम कहते हैं ना श्री गणेश करना,
इसका क्या लॉजिक है, मतलब ये मैथोलॉजी है कि mythology भाई है? हम लोग जब भी कोई हम जब जिस सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम पैदा हुए, जिस प्रदेश में हम पैदा हुए, हमें कहीं ना कहीं ऐसा सिखाया गया है, हमें कहीं ना कहीं ऐसा सिखाया गया है कि अगर आपको शुभ शुरुआत करनी है तो गणेश जी को बिठा के करिए। करनी चाहिए। लेकिन ये होता है ना कि हर एक फैमिली के कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है। कुल देवी, ओके। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो समझ लो कि भाई किसी ने आपको बताया कि भाई आपको ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है। अब समझ लो कि मैं तो बहुत सारे देशों में जाता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में जाता हूँ, बहुत सारी सिटीज़ में जाता हूँ। अगर मैंने उनको बोल दिया कि भाई आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, नहीं होता है मंदिर वहाँ हनुमान जी का, तो क्या करेंगे वो? अगर मैंने बोल दिया कि ये काली माता की पूजा करो, नहीं होता है। तो बस यही एक स्ट्रेट वे आपको उनको ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको पूजा करनी है, भगवान का नाम लेके शुरू कीजिए, और जो भी मंदिर आपके अगल बगल में आसपास में जहाँ आपको कंफर्ट फील होता है, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। उस चीज़ का मिलेगा। सर, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं तीनों विषयों पर मैं पहले आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। अब उसमें कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ जो आपने, जिन लोगों को आपने गाइड किया या जिस उनको मार्गदर्शन दिया एक हिसाब से, आप नाम लेने में कंफर्टेबल है नहीं है, आपके पूरे कंफर्ट लेवल पर है, एक लाइव एग्जांपल हर चीज़ का कि किसी की हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इस पे कैसे असर हुआ आपके बताए हुए रास्ते से। तो मैं चाहूँगा एक एक करके अगर हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम दूं या मैं अपने आप की तारीफ करूं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर आप बोलते हो तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे समझ लो कि हम कुंडली के बारे में बात बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं बापूजी मेरे दो नाम हैं, मेरे दो नाम है, घर में कुछ अलग है और ऑन पेपर कुछ अलग है, तो किस राशि मुझे फल देगी? समझ लो हम लोग पूरा ये जब से हम बड़े होते हैं तब से हमें पता है कि भाई राशि होती है और राशि के हिसाब से हमें फल मिलता है। तो जिन लोगों के दो नाम हैं उनको क्या समझ लो, एक नाम है उनका है समीर, एक नाम है समीर और एक नाम है कुछ आनल, समझ लो। तो जो आनल है वो मेष राशि है, समीर है वो कुंभ राशि है। अब घर में उनको आनल बोलते हैं, बाहर वो एस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये याद रखो, जिस नाम से आपकी पहचान है, जिस नाम से आपको लोग जानते हैं, उसी नाम का जो पहला अक्षर है वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल देता है। तो ये याद रखो, कुंडली में ये होता है। जैसे समझ लो कि कोई आया आपके पास और बोले बापूजी शादी करनी है, मुझे एक लड़की पसंद है और वो लड़की वालों ने मेरी कुंडली मंगाई है। अब जब लड़की वाले जब कुंडली मंगाते हैं तो स्वाभाविक है वो मैच करवाते हैं। अब मैचिंग दरमियान जैसे समझ लो कि कहीं ना कहीं ऐसे योग आते हैं, जैसे समझ लो कि लड़की को मंगल है, लड़के को मंगल नहीं है, तो बस एस्ट्रोलॉजर बोल देता है अरे भाई मंगल है तो ही शादी करना, नहीं है चलो शनि है तो शादी करना। अब ये बात से मैं ये मानता हूँ कि अगर अच्छी लड़की है या लड़का है, लड़का अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बिजनेस अच्छा करता है, इंटेलिजेंट है, फैमिली अच्छा है, तो मंगल के नाम से उनको जाने मत देना, समझे आप। और दूसरी बात, कभी कभी लोग आते हैं बोले ये इन लोगों की कुंडली मिलती नहीं है, तो मिलने की बात में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मिलती नहीं है लेकिन आपको करना है तो आप मुझे पैसा दो, मैं पूजा कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है? नहीं है, ऐसे हो सकता है? नहीं होता है। तो नाड़ी दोष नामक एक दोष आता है, नाड़ी दोष। अब नाड़ी दोष के नाम से अगर समझ लो लड़का और लड़की बहुत सालों से रिलेशनशिप में है, शादी करने को जब जाते हैं तब कुंडली मिलाई तो मेरे जैसे पंडित ने बोल दिया कि भाई इसमें नाड़ी दोष है। अब नाड़ी दोष का मतलब ये होता है कि नाड़ी दोष होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के लिए कुछ दिक्कत होगी, बच्चे अच्छे नहीं होंगे, ये वो बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे हम, ऐसी बातें बनाएंगे हम कि आपको ऐसा लग जाएगा। आपको नहीं, आपकी माता जी को या आपकी दादी जी को ऐसा लगेगा नहीं भाई ऐसा है तो हमें नहीं करना है। अब वो 5 साल से रिलेशनशिप में क्या करेंगे साहब,
ऐसे बहुत लोगों को, जैसे समझ लो एक फैमिली यहाँ है, यहाँ अहमदाबाद में, वो लड़का था यूएस में, वो लड़का पटेल पढ़ रहा था, उसके साथ एक लड़की थी, वो बनिए की लड़की थी, दोनों पढ़ रहे थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोस्ती में उन लोगों को प्यार हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी केयर कर रहे थे। वो दोनों ने नक्की किया कि हम लोग शादी करेंगे। दोनों के पेरेंट्स रहते थे अहमदाबाद में। उन्होंने अहमदाबाद में अपने पेरेंट्स को बताया। ज़्यादातर लड़के बाद में बताते हैं, पहले लड़कियां बताती है, सबसे पहले उनकी माँ को बोलती है। वो फैमिली एजुकेटेड था, वो लोग बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया कि चलो भाई करते हैं। लेकिन जो लड़का है, उनकी दादी ने बोला कि भाई मैं कुंडली देखे बिगर नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे जो घर में जो पंडित आते, वो पंडित ने बोला है कि अगर आपके पोते की शादी करोगे तो सबसे पहले कुंडली मिलाने की, मुझे दिखाने की, बाद में। ज़्यादातर पंडित ऐसा बोलते, डायमंड मत पहनो। क्यों भाई? क्योंकि वो खुद नहीं पहनता, आपको पहनने नहीं देता। मैं तो बोलता हूँ डायमंड पहनना चाहिए। उसी तरह उन्होंने बताया कि अगर आपके पोते की शादी करनी है तो उनकी कुंडली दिखानी पड़ेगी, वो लड़की की भी कुंडली दिखानी पड़ेगी। दोनों की कुंडली दिखाई और उसमें आया नाड़ी दोष आया, तो पंडित जी ने बोल दिया भाई बच्चे नहीं होंगे। अब वो फैमिली, दोनों फैमिली में जो लड़का और लड़की थे, लड़की के माँ बाप भी राजी थे, लड़के के माँ बाप भी राजी थे, लेकिन लड़के की दादी माँ जो थी वो बोले मैं नहीं करने दूंगी। अब दादी माँ को कौन समझाए? बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयत्न किया, नहीं हुआ। फिर वो लड़के की माँ मेरे पास आई, किसी ने बताया होगा, किसी ने मेरा वीडियो भेजा होगा, तो मैं उसी टाइम पे अहमदाबाद में ही था। मेरे पास आए और मुझे उन्होंने समझाया कि बापू जी ऐसा ऐसा कुछ है, और मेरे बेटे को तो वही लड़की चाहिए, वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने बोला आपके जो पंडित जी है उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि आप विद्वान हो, आप हमारा ध्यान रखते हो, आपका हमें आशीर्वाद चाहिए, आप कुछ करो। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं होगा, अगर करना है तो समझ लो कि भाई आपको कुछ पूजा करवानी पड़ेगी, और पूजा का करीबन 50,000 से ज़्यादा खर्चा रहेगा। फिर वो लोग वापस मेरे पास आए, बोले वो लोग ऐसा बोलते हैं, पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है। ओके कर दो, मैंने बोला हो सकता है, लेकिन दादी माँ, मैंने बोला दादी माँ को मैं समझाऊंगा। मैंने जाके दादी माँ को समझाया। एक बात बताऊं भैया, भगवान ने मुझे पर्सनालिटी भी अच्छी दी है और वाक्चातुर्य भी अच्छा दिया है। मुझे इतना पता है, मुझे मेरे अपने आप पे विश्वास है। अगर मैं किसी को कुछ भी बोलूँगा, एक नियत के साथ बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चा और ये बच्ची दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तो हे भगवान, मैं भगवान को प्रार्थना करके, प्रेयर करके गया था कि मैं दादी माँ को समझा पाऊँ। दादी माँ के पास गया, दादी माँ खुश हो गई, उन लोगों ने शादी की। उन लोगों को सबसे पहले डिलीवरी में ट्विंस आए। ओके। और ये अमेरिका में है, अभी अमेरिका में। तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी की बात। अब वास्तु की बात बताऊं आपको। वास्तु में ये होता है ना कि जैसे समझ लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका घर वास्तु हिसाब से अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना, यहाँ से तोड़ देना चाहिए, वहाँ से तोड़ देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भाई समझ लो कि आपके घर में किचन है, तो किचन अग्नि कोने में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि अग्नि कोना कहाँ होता है। तो जहाँ सनराइज होता है, यानी ईस्ट और साउथ, तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो कोना है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी अग्निकोण। वहाँ किचन होना चाहिए। लेकिन समझ लो कि वहाँ किचन नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस इतना करो, जहाँ पे भी आपका किचन है वहाँ रेड कलर का उपयोग करो, यूज़ करो रेड कलर। रेड का 0 का बल्ब चालू कर दो, बस हो गया बैलेंस, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दोष नहीं आएगा। तो वास्तु इस हिसाब से भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। वास्तु के लिए कोई तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। जो भी वास्तु के बारे में अगर आपके घर पे आएगा, तोड़फोड़ करवाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करेगा, कोई ना कोई वहम आपके मन में डाल देगा, उससे दूर रहिए।
और मैं तो बोलता हूँ हम सब सुख की खोज में, हम सब सुख की खोज में ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जो बेचारे दुखी है। जो दुखी है वो हमें सुखी कैसे कर सकते हैं? तो वास्तु का पहला नियम यह है कि भगवान ने आपको जो दिया है वो आपके भाग्य में है, वो ही दिया है। तो वास्तु से भी ऐसा मत करो, चिंता मत करो और किसी ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। और है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में अगर कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे पहले जो डेट आती है उसको हम मूलांक बोलते हैं। फिर महीना, तो महीना आता है, आप शायद आप कौन से महीने में पैदा हुए? सितंबर में पैदा हुआ, तो जो 9 नंबर है वो आपका मासांक है। और 1991 उसका मतलब हुआ 20 तो 20 इज इक्वल टू 2, 20 इज 2, तो 2 नंबर हुआ, वो आपका भाग्यांक हुआ, वो आपका वर्षांक हुआ। तो जो टोटल मिला के जो हुआ वो आपका भाग्यांक हुआ। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप बोलोगे आपका लकी नंबर कौन सा है, तो ज़्यादातर लोग 9 नंबर बोलेंगे। 9, अरे भाई 9 क्यों? आपको और 9 से तो कोई लेना देना नहीं है। आप जब पैदा हुए हो तारीख 5 है, क्योंकि आप 23 को पैदा हुए, शायद 5th को, 25 को, 5th सितंबर को, तो आपका 5 सितंबर है, तो 5 तारीख वो आपका मूलांक है। 9 नंबर वो आपका मासांक है। 2 नंबर आपका वर्षांक है। तो 9, 2, 11 और 5, 16 इज इक्वल टू 7 नंबर आपका लकी नंबर है। तो इस तरह से लकी नंबर, अच्छा, अब जब लकी नंबर है 7 है तो आपका शुक्रवार शुभ दिन है। 5 नंबर है तो आपका बुधवार शुभ दिन है। 1 नंबर यानी सूर्य, 2 नंबर यानी चंद्र, 3 नंबर यानी गुरु, 4 यानी राहु, 5 यानी बुध, 6 यानी शुक्र, 7 यानी केतु, 8 यानी शनि और 9 એટલે मंगल। 9 यानी मंगल। तो इस हिसाब से शुभ दिन होते हैं, उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी होती है और उस हिसाब से आपकी लाइफ जा रही होती है। तो यही एक रीज़न है कि जैसे शादी विवाह की जो डेट होती है, या फिर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, या कोई भी ऐसा एक ओकेजन हो सकता है, इसलिए वो पहले अपने नॉट वास्तु कंसल्टेंट या जिनको भी वो मानते हैं उनको वो पहले उनसे पूछते हैं कि किस तारीख को ये होना चाहिए। देखो आजकल तो ये होता है ना कि अगर किसी को खुदा न खास्ता अगर किसी को ऑपरेशन करवाना पड़े, भगवान ना करे ना किसी को ऑपरेशन करवाना पड़े, तो आजकल लोग डॉक्टर से डेट लेने से पहले कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी तारीख, कौन सा दिन अच्छा है कि हम ऑपरेशन करवाने जाए। तो बस उसी टाइम पे जो भी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हमें सुन रहे हैं, बस मैं उनको इतना बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि उनको सुनिए। जो लोग आपके पास आए हैं उनको बराबर सुनिए, फिर आपको ऐसी पॉजिटिव वे में उनको सलाह दीजिए कि जिससे कोई भी वहम में वो ना जाए और उनको तकलीफ ना आए। बिल्कुल। और ये मैंने स्पेसिफिकली आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ना तंत्र ना विधि ना पूजा। इसका क्या मतलब है, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो जो आपने पढ़ी थी वो ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं अब पूरा करता हूँ। पूरा कर। ना तंत्र ऐसे नहीं, बात ऐसी है कि मैंने पढ़ा, नहीं, बिल्कुल सही। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं टीचर था ना, तो कभी कभी मुझे होमवर्क देने की आदत सी हो गई है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आज रात को मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपको मुझे पूरा जो सेंटेंस है वो याद करके बोलना है। अगर याद नहीं रहता है तो 100 बार लिख के मुझे बताना है। ना पूजा ना विधि, मेरा जो सेंटेंस है वही है, उसको मैं स्लोगन बोलता हूँ। मेरा स्लोगन है ना पूजा ना विधि, ना मंत्र ना तंत्र, ना सोरो ना स्ट्रेस, ना नड़तर ना जड़तर। यू कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बाय योर सेल्फ। आप नक्की करोगे उतना ही वो देगा। उनको तो देना है, मैं हर हमेशा बोलता हूँ, उनको यानी भगवान को, उनको तो देना है, हमें लेना नहीं आता। तो ना पूजा का मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा करने के लिए ना बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं आती है पूजा करनी तो मत करो। 5-5, 7-7, 10-10 घंटा पूजा नहीं की जाती। एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। जो भी आप ज़्यादा करते हो कहीं ना कहीं कंट्रोल, जैसे समझ लो हनुमान चालीसा, लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो सबसे पहले तो हनुमान चालीसा है क्या? हनुमान चालीसा वीर रस का गाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिरहु लोक उजागर।
तो हम लोग हनुमान चालीसा जैसे गरबा गाते हैं वैसे गाते हैं, तो नहीं गाना चाहिए। तो कभी कभी बहुत लोगों को मैंने ऐसा सुना कि बापूजी सुबह में जल्दी उठ के मैं 108 बार हनुमान चालीसा बोलता हूँ। अरे भैया मत कर ऐसा, हनुमान जी इतने इंटेलिजेंट देव, एक बार भी बोल देगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन सही ढंग से बोलना है, सही मन से बोलना है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना है। तो ये है पूजा का मतलब, कि पूजा आपको अगर नहीं आती है, पूजा के बारे में अगर आपने खाली सुना है, पूजा के बारे में आपने किसी को देखा है और आप भी धोती पहन के पूजा करने लगे, तो मत करो। आप दर्शन भी करोगे, इट इज मोर देन इनफ। तो सबसे पहले तो ये पूजा ना विधि। मैं विधि के बारे में बोलता हूं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई हमें कालसर्प योग की विधि करनी है, हमें पितृदोष की विधि करनी है, तो उसमें भी ना जाओ। बस भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं अच्छा बन के रहूंगा, मेरे पास जो टैलेंट है वो टैलेंट के हिसाब से मैं लोगों के भले में जरिया बनना चाहता हूं। जिम्मेवारी आपकी है, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। अब वो मेरे पास अब आप आओगे और मैं बोलूंगा ये पूजा करवानी है, ये पाठ करवाना, तो ये नहीं हो सकता है। तो ना पूजा, ना विधि, ना मंत्र, ना तंत्र। मंत्र में मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे मंत्र बोलते हैं कि उसमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो ये भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इतने मंत्र मत करो। समझ लो कि भी मेरे हाथ में ये माला, मैं अभी माला घुमा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में माला है, ये 27 मणके की माला है, जो ये बीड्स है ये 27 है। तो 4 बार करोगे तो 108 हो जाएगी। तो इसमें ये होता है, ये जो 3 पॉइंट है हाथ में, ये 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट जब दबेंगे तो एक्यूप्रेशर होगा, पॉजिटिव बन जाओगे। तो ना मंत्र ना तंत्र, कोई तंत्र मंत्र में मत जाओ, कोई ब्लैक मैजिक कोई करता नहीं, और ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। ना तंत्र ना मंत्र, ना सौरव ना स्ट्रेस। कभी भी ऐसे लोगों से बात मत करो कि जो आपको स्ट्रेस में लाए, जो आपको ऐसी बातें बताए, अरे भैया खतरनाक कुंडली है आपकी। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं, मुझे दिखाया ना कुंडली, अब किसी को मत दिखाना, मुझे दिखाया तो किसी को मत दिखाना, क्योंकि जो भी करना है मैं भी करूंगा और दूसरे को नहीं करने दूंगा। तो ये होता है, ऐसे लोगों के पास मत जाइए कि जो आपको मिसगाइड करते हैं। ना सौरव ना स्ट्रेस, ना नड़तर ना जड़तर। नड़तर यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, आपको अंगूठियों पहनने, अंगूठिया, जड़तर यानी अंगूठिया पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों पहनी है, आपको ऐसा लगेगा। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपको कुछ पहनने की इच्छा है तो रुद्राक्ष पहनिए। अगर आपको कुछ पहनने की इच्छा है तो रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन अंगूठिया मत पहनिए, क्योंकि अंगूठिया से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, ना पूजा, ना विधि, ना मंत्र, ना तंत्र, ना सौरव, ना स्ट्रेस, ना नड़तर, ना जड़तर। यू कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बाय योर सेल्फ। आप जितना नक्की करोगे उतना आपको प्राप्त होगा, 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 होगा। यस सर, एक और चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं दिशा की, तो ऐसे कई जगह पे मैंने भी सुना है कि जैसे इस दिशा में देव दानव इस तरह का जिक्र किया जाता है घर पे, कि आपको काम अगर इस साइड करना चाहिए, इस दिशा में करना चाहिए, या फिर आपने अगर अपने पार्टनर के साथ फ़ोटो लगाई है वो इस साइड लगानी चाहिए। कार में ट्रैवल करते हुए आप कहाँ मूर्ति रखते हो, तो ये देवता दानव दिशा, इसका क्या अर्थ है, थोड़ा मैं समझना चाहूँगा। हर एक दिशा के स्वामी होते हैं, हर दिशा के स्वामी होते हैं। समझ लो, आपने जब ये थोड़ा बहुत ऐसा भी बोल दिया कि गाड़ी में कोई भगवान रखता है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो गाड़ी पार्क करते हैं, जब सुबह में निकलना होता है तो थोड़ा आगे ले जाते हैं, फिर रिवर्स लेते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उसके मन का वहम है। दिशा जो भी दिशा है, समझ लो कि पूर्व दिशा को हम लोग बहुत पवित्र दिशा मानते हैं। जो पूर्व की जो स्वामी है वो इंद्रदेव है। उसी तरह जो पश्चिम है, वेस्ट है, उनके स्वामी है वो शनिदेव है। उसी तरह उत्तर के जो स्वामी है वो कुबेर है, और जो साउथ है वो उनके साउथ के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो यमराजा की है। तो मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का आधिपत्य है। अब ये होता है कि ज़्यादातर लोग आपको ऐसा बोलेंगे, साउथ फेसिंग नहीं लेने का, साउथ में नहीं जाने का। अब साउथ फेसिंग वो क्या होता है कि साउथ फेसिंग में अगर जाओगे तो बोले ये तकलीफ होगी आपकी, तो
पूरा हो गया, अब पैसा नहीं आएगा, ये वो सब बातें बताते हैं। लेकिन उसमें क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि मैं और आप, जैसे समझ लो, आप कौन से भगवान में बिलीव करते हो? शंकर भगवान। शंकर भगवान में बिलीव करते हो। जैसे समझ लो अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को, आप में से कई लोग गणेश जी को बिलीव करते होंगे, कभी शिव जी को, कोई हनुमान जी को, कोई साईं बाबा को, मेरे जैसा कोई माता रानी को बिलीव करता है। तो एक जवाब दीजिए मुझे हर्ष जी कि कितनी भी पूजा करोगे आप शिव जी की या गणेश जी की या किसी भी भगवान की, तो आपको क्या पता है कि कितनी भी पूजा करोगे तो वो आपको मिलेंगे? गारंटी है? एक गारंटी मैं देता हूँ, यमराजा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यमराजा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको मिलना है उससे डरना क्यों? तो साउथ फेसिंग के नाम से अगर कोई डराता है तो मत डरो। बस आपके भाग्य में जो हो, जो है आपके भाग्य में जो है वही भगवान ने दिया है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये करना है वो करना है। हाँ ठीक है, जहाँ हम पूजा करते हैं वो जगह ऐसी होनी चाहिए, कंफर्ट फील होनी चाहिए, कंफर्ट फील होना चाहिए, तो हमें पूजा करने के लिए अच्छा लगेगा। समझ लो कि ज़्यादातर लोग ईशान कोने में पूजा करते हैं, और मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपको पूजा करनी है, आपके घर में व्यवस्था है, तो आप ईशान कोने में पूजा रख सकते हो। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो कहीं पे भी पूजा रख के आप पूजा कर सकते हो। तो इसमें जैसे कई लोग इसका जिक्र करते हैं, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था, वो किसी जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तु कंसल्टेंट के पास गए, अब उन्होंने कोई चीज़ बताई और उसका समय उसके बाद बदल गया। ये कैसे ये होता है ना, भगवान किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। समझ लो कि भगवान भक्तों से जाने जाते हैं, भगवान भक्तों से जाने जाते हैं। कभी कभी समझ लो कि कभी आप द्वारका उस बाजू जा रहे हो, तो कोई भी आपको बोलेगा द्वारका जा रहे हो तो भगवान कृष्ण का दर्शन करना। आप कभी उदयपुर जा रहे हो तो कोई बोलेंगे अरे भाई उदयपुर तक जाते हो तो श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन करके आना। तो ये भगवान भक्तों से जाने जाते हैं। उसी तरह पूरे दिन में एक बार भगवान हमें मिलने आते हैं, पूरे दिन में एक बार भगवान हमें मिलने आते हैं। बस इतना करो, जो भी आपके सामने आते हैं, जो भी आता है, बस उनकी इज्जत, उनका रिस्पेक्ट करना रखोगे तो जीवन में कभी भी कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये जो आपने मुझे बोला, जो आपने बोला कि भाई समझ लो कि भाई हम लोग किसी पूजा पाठ करवाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, या कोई पूजा करवा के ऐसा सोचता है कि भाई ये करवाया तो मेरे लिए अच्छा हो गया। किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, किसी ने किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया और दुकान में ऐसा करवाया, तो ये आपके भाग्य में है तो कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी को भेजेगा। अब दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, दुनिया की हर एक व्यक्ति अपना भाग्य बदलने की कोशिश करता है। सही है? बिल्कुल। दुनिया की हर एक व्यक्ति अपना भाग्य बदलने की कोशिश करता है, और मैं ये मानता हूं कि अपना भाग्य बदलता भी है। मैं ये मानता हूं। तो भाग्य कैसे बदलता है? तो भाग्य 3 रीत से बदलता है। भाग्य ग्रहों के हिसाब से बदलता है, भाग्य कर्मों के हिसाब से बदलता है, और भाग्य भूमि के हिसाब से बदलता है। तो ग्रह अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, इसलिए ग्रहों से हम अपना भाग्य चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह कर्म से हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन में, इस लाइफ में, इस बर्थ में हमने जो भी कर्म किए अगले बर्थ में वो काम में आते हैं। तो कर्म से भी हम, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, कर्म करो, बहुत काम में आएगा आगे। तो कर्म करने से भी हम भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन भूमि से हम भाग्य बदल सकते हैं। भूमि से मैं एक एग्जांपल देता हूं। धीरूभाई अंबानी जिस दिन पैदा हुए, बहुत सारे लोग उस दिन पैदा हुए थे। बहुत लोगों को नाम धीरूभाई भी रखा गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी जहां पहुंचे वहां दूसरे लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि धीरूभाई अंबानी जिस जगह पे बड़े हुए वहां दूसरे बड़े नहीं हुए थे। तो भूमि का प्रताप है। तो ये होता है कि भूमि में से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो जब आपके पास, बहुत लोगों को ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई साहब मेरे पास आते हैं लोग, बापूजी जब ये दुकान शुरू की, जब ये जगह पे हमने हमारा बिजनेस शुरू किया तो इतना अच्छा चलता था, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बिजनेस अच्छा चलने लगा तो वो दुकान को बड़ी कर दी, और उसमें जहाँ से पॉजिटिविटी निकलती थी उसको बंद कर दिया, और नेगेटिविटी निकलती थी उसको खोल दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा होता है, तो सबसे पहले आप ऐसे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाइए जो विद्वान है, जो आपको मिसगाइड नहीं करेगा।
हाँ, अगर भूमि में से ही नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमें जो भी दिखता है दुनिया में जो भी आता है, जो भी होता है, वो सब भूमि में से ही आता है। जैसे समझ लो कि आपने बहुत अच्छी टी शर्ट पहनी है, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं ये पहन नहीं सकता हूँ, कभी भी मैं ले जाऊँगा आपके पास से। तो ये जो टी शर्ट है वो भी भूमि में से आई, समझे आप। जो भी आपने मेरे हाथ में ये है, आप गोल्ड जो मैं स्पेक्स पहने, कुछ भी, तो भूमि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आती है, वहाँ से अगर हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये होता है, बहुत लोगों को ऐसा सुना, मैंने एक शायद अहमदाबाद में ही मैंने एक वाक्य सुना है कि किसी एक दुकान थी, जो खमण की दुकान थी, खमण ढोकला जो हम गुजराती लोग खाते हैं, छोटी सी दुकान थी, बहुत चलती थी, यानी ऐसा समझ लो कि उन लोगों को टाइम नहीं मिलता था। इतने पैसे कमाए, उन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट उनके सामने एक बड़ी दुकान ले ली। अब ये हो गया कि बड़ी भी नहीं चलती है, छोटी भी नहीं चलती है। अच्छा। तो ये होता है कि अगर आपको कुछ करना है तो किसी विद्वान व्यक्ति को साथ में रख के करोगे, तो मैं ये मानता हूं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक इस बारे में मिसगाइड नहीं होना है। yes. लेकिन आजकल ये भी एक आपत्ति हो गई कि हम जब कभी जाते हैं, आजकल तो जैसे एक तो होता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट या न्यूमरोलॉजिस्ट के संपर्क में आते हैं किसी के रेफरेंस के जरिए। एक होता है कि आप ऑनलाइन सर्च करने जाते हो, और ऑनलाइन तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, आजकल तो डिजिटल दुनिया हो गई है, इतने यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे कितने आपको, तो उसमें आदमी डिसीजन मेकिंग कैसे करे, ये भी तो एक बस तो यही तो मैं भाग्य समझता हूँ, मुझे समझ लो कि भाई मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरे सामने बैठ के मुझे अच्छा लगे, और मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरे पास जो ज्ञान है, मैं जो लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो लोगों को मैं पिरोसना चाहता हूँ, उसी टाइप के कोई क्वेश्चन तो मेरे माइंड में था, तो भगवान ने आपको भेज दिया। अच्छा, तो ये होता है जब आप खुद सोचते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, आजकल जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया थ्रू भी आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। जैसे समझ लो कि किसी को मैंने बोलते हुए ऐसा सुना था कि भाई कोई एक महिला ने उनको फ़ोन किया और बोला कि आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 38 साल की हो गई है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि उनको बोला कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ दी गई। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहीं ना कहीं उन्होंने चार्ट बनाया होगा, और फिर बोला, आंख बंद कर दिया। वो मैंने टीवी पे देखा, उन्होंने आंख बंद करके बोला कि भाई आप गांव से आ रही हो? तो लड़की बोलती है हाँ हम गांव से, अभी मैं सिटी में रहती हूँ, लेकिन मेरे फादर वो सब गांव से। तो बोले आपके गांव में जहाँ आपका घर है वहाँ बड़ा पेड़ है? तो बोले हाँ है। अब गांव में तो पेड़ होगा ही होगा। अब ये सब बोलने के बाद उन्होंने ऐसा उन्होंने ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो लड़की को ऐसा बोला कि कुआं है आपके गांव में? बोले हाँ है। तो आपको वहाँ 40 दिन तक दिया जलाना है, हर रोज 38 दिया जलाना है 40 दिन तक, और पिछले जो 3 दिन रहेंगे 3 दिन आपको वहाँ रहना, यानी टोटल 43 डेज। अब मैंने ऐसा सोचा कि ये बेटी शादी नहीं होगी तो अच्छा है, लेकिन ये मत कर। अब समझ लो कि जो लड़की सिटी में पैदा हुई है, सिटी में बड़ी है, उनको 40 दिन वहाँ रहना, गाँव जाएगी। ये गलत बात है, ऐसा मत करो। बस आपको जो पसंद है, आपकी जो चाहत है, या तो आप जो चाहते हो, भगवान के पास जाइए। जिस भगवान के मानते, ऐसी भी बात नहीं है कि आपको हर रोज जाना है, किसी भी भगवान के पास जाके बड़े विश्वास के साथ कीजिए कि मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करोगे, और 1 वीक में मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए वो देगा ही देगा। लेकिन उसके अंदर इतनी सारी पूजाएं मत करवाओ, इतनी विधि मत करवाओ, इतने पैसे मत डालो। और कम से कम ये देखो, कोई समझ लो कि आजकल यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ मिलियंस ऑफ लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो सही है कि गलत है? सबसे पहले तो वो भी आप देख सकते हो कि वो किस तरह से बोलता है, वो कैसा दिखता है। जैसे समझ लो कि कोई बंदा मेरे पास आता है और आके बोलता है कि बापूजी मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
तो मुझे पता है कि यार ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो बोलता है वो खाली मुझे इन्फ्लुएंस में लेने के लिए करता है। तो कम से कम हमें इतनी तो भगवान ने शक्ति दी हुई है कि भाई हम उनको पहचान सके, तो मत करो ऐसा। और जहाँ पे भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और एस्ट्रोलॉजर ने बताया आपको कि भाई आपको ये नंग पहनना है, ये पोखराज पहनना है, ये रूबी पहनना है, या कुछ भी मंगा पहनना है, तो आप उनको बोलिए कि क्यों पहनना है, कहाँ से लाऊंगा। अगर वो ऐसा बोलेगा कि मैं बेचता हूँ, मैं आपको दूंगा, तो समझ लेना ये बिजनेस है, बिजनेस कर रहे मत करो उसमें। उसके अलावा आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, लेकिन उसकी बात, रुद्राक्ष की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। बोलिए आप। राइट। और एक और चीज़ है, जैसे ऐसे भी मैंने कई किस्से सुने कि किसी को कैंसर था और ये सब तरीकों से, ठीक है भाग्य में होगा कि वो उसकी जो होता है ना रिकवरी या उसका इलाज होगा, तो अपनी ये जो बीमारियां या अपनी किस्मत, बिजनेस वगैरह, ये सब भी बदला जा सकता है। ये होता है ना, ग्रहों के हिसाब से बीमारी हो सकती है, ग्रहों के हिसाब से। जैसे समझ लो कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आप डायबिटिक हो, अगर आप डायबिटिक हो, बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक हो तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, गुरु मत पहनिए, डायमंड मत पहनिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। अब उसके पीछे का कारण यही है, साइकोलॉजी। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। तो उनको ऐसा लगेगा कि चलो भाई मैंने ये निकाल दिया, अब मुझे अच्छा होगा। उसके साथ हम ये भी बोलते हैं कि मेडिकल करवाना ज़रूरी है, मेडिकल तो करवाओ ही करवाओ, लेकिन क्या करना है आपको, हर रोज़ सुबह में उठ के 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है और गर्म पानी बैठ के पीना है। अब एक्सरसाइज और गर्म पानी वो आएगा तो कहीं ना कहीं शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाएगा, वो तो जाएगा। तो उनको ऐसा लगेगा कि बापू ने बोला ये निकाल दो तो अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ। तो ये होता है। मैं ये मानता हूँ कि म्यूज़िक थेरापी भी है, इस टाइप की म्यूज़िक थेरापी भी है। बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कि जो अपनी म्यूज़िक थेरापी से बहुत सारे लोगों को अच्छा किया है, उनको जैसे क्योर किया है। बहुत सारे लोग, जैसे समझ लो कि कैंसर है, तो कैंसर में अगर किस टाइप का कैंसर है, किस टाइप का उनको प्रॉब्लम है, तो जो म्यूज़िक थेरापिस्ट है वो उनके साथ बात करने के बाद उनको इस टाइप का म्यूज़िक देगा। और मेडिटेशन में मैं ये बोलता हूँ, अगर मेडिटेशन करना है तो सबसे अच्छा मेडिटेशन म्यूज़िक सुनना है। तो म्यूज़िक सुनने से क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप शांति एक ऐसी जगह पे जाओगे, वहाँ आप क्लीन हो जाओगे और उससे आपको पता चलेगा कि नहीं अब धीरे धीरे मैं सही होने जा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि 90% डिसीज़ मानसिक है। अगर किसी ने बोल दिया आपको ये है, तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ कि वो बोलता है कि भाई मैं क्योर कर दूंगा, और जो गारंटी देता है, खास करके एस्ट्रोलॉजर, खास करके जब एस्ट्रोलॉजर कोई गारंटी देता है कि मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, उसके पास मत जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मेडिकल करवाइए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद आप अगर एस्ट्रोलॉजर को मानते हो, आपको विश्वास है और वो विद्वान है, तो आप जाओ। मतलब एक हिसाब से पूरा उतना थोड़ा जांच पड़ताल, बैकग्राउंड चेक, पूरा सोच समझ के आप सोच समझ के करना चाहिए, डिसीजन लीजिए आप। सर एक और चीज़, ग्रह दोष क्या होता है? थोड़ा ये भी एक बेसिक चीज़ है, टर्मिनोलॉजी लोग। ग्रह दोष ये होता है, जैसे समझ लो कि आपकी कुंडली में, मैंने आपको पहले बोला चंद्र, तो चंद्र जहाँ बैठता है वो राशि होती है, लेकिन चंद्र के साथ अगर राहु बैठ गया, चंद्र के साथ राहु बैठ गया, तो ये होता है कहीं ना कहीं शनि चंद्र विषयोग होता है, गुरु और राहु होता है तो चांडाल योग होता है। तो ये जो होता है योग, जो दोष आता है, वो दोष की रेमेडी होती है, उससे आपको अच्छा होता है बस। लेकिन उससे डरना नहीं है। समझ लो कि भी मेरे जैसे ने बोल दिया कि भी आपकी कुंडली में ये एक दोष है तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी आंखें खुलाता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी आंखें खुलवाता है। तो जोर का झटका धीरे से तो लगता ही है। कोई आके बोल देगा मैंने ये पूजा कर दी आपको, मैंने ये कर दिया, आपका अच्छा हो जाएगा, गारंटी के साथ, आप मुझे पैसा दो, गारंटी के साथ मैं ये कर दूंगा, तो ये गलत है। जो गारंटी देता है वो अलग है, लेकिन जो होना है वो होना ही है। लेकिन उसमें ये याद रखना है कि अगर आप मन से मजबूत हो, आपको अपने आप पे विश्वास है,
तो कुछ नहीं हो सकता। विल पावर। विल पावर, देयर यू आर। विल पावर। और साथ में एक और चीज़ है, मैं जैसे स्पेसिफिक जैसे ये तो अगर बात हम एक हिसाब से कई जगह पे लाफिंग बुद्धा रखा जाता है, उसका क्या लॉजिक होता है कहीं पे? ये मैंने साइकोलॉजी बोला पहले आपको, तो Psychology। लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब समझ लो कि कोई एक बंदा मेरे पास आता है और मुझे आके बोलता है कि बापू जी ये होता है ना, घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं मेरे घर में कोई आ गया, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, मेरे घर में कहीं ना कुछ दिक्कत रहती है, तो हम क्या बोलते हैं कि भी लाफिंग बुद्धा रख दो। तो ये साइकोलॉजी है। लाफिंग बुद्धा का जो फेस है वो इतना अच्छा होता है कि भाई उसको देख के हमें अच्छा लगता है। तो जब लाफिंग बुद्धा, आप कहाँ रखना है लाफिंग बुद्धा? तो इन फ्रंट ऑफ द डोर, जहाँ आपकी एंट्री है, वो एंट्री के सामने किसी भी मेज पे या टेबल पे आप लाफिंग बुद्धा रख दोगे, जो इंसान आता है उनके ऊपर लाफिंग बुद्धा की दृष्टि जाएगी, तो उनके मन में जो भी विकार है, जो भी तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी, आपके साथ सही ढंग से पेश आएगा। इसलिए लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। उसी तरह फिश टैंक रखना चाहिए, लेकिन हर एक के घर में फिश टैंक नहीं होता है, क्योंकि घर छोटे छोटे होते हैं तो फिश टैंक नहीं रख सकते। लेकिन अगर फिश टैंक रखना है तो ऐसी जगह पे रखो कि आने वाली व्यक्ति की दृष्टि फिश टैंक पर जाए। बस इस तरह से देखो, सब मैं वास्तु को, जैसे एस्ट्रोलॉजी को मैंने साइकोलॉजी बोला, उसी तरह वास्तु को हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। घर में जो सिचुएशन आपने बनाई है, घर में जो आपने जो भी चीज़ रखी है, वो अपनी प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए। मतलब कन्वीनियंस भी होनी चाहिए कि सामने Convenient वाले भी को होनी चाहिए। ये जी। ना हो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी कि जी सामने जी वाला कंफर्टेबली ना हो वो हाँ चीज़ हाँ जी करने हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कोई नामकरण होता है, काफ़ी चीज़ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या उसके लॉजिक से नामकरण है ऐसे जगह का स्पेलिंग में भी लोग चेंज करते हैं। जैसे आपका स्पेलिंग है HARSH, एच। तो कई लोग डबल एच करते हैं, कई लोग HAAR करते हैं, कोई HARR करता है। तो ऐसा भी होता है। वो कहीं ना कहीं नंबर्स का वो लॉजिक वो होता है। पाइथागोरस, ये हिब्रू मेथड है, हिब्रू पद्धति, Okay। उसके हिसाब से होता है। वो भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे पास नाम चेंज करवाने के लिए आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है, और ये बहुत इट्स अमेजिंग कि जैसे अलग अलग देशों का अलग अलग वो होता है। भारत में ये सब एस्ट्रोलॉजी की ग्रहों का उसके हिसाब से हुआ। सो फाइनली दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप सिखाते भी हैं सब चीज़ें, आप इन सब चीज़ों में आप मैं शिक्षा- सिखाता हूँ। यस। तो जो लोग इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं, दे वांट टू परस्यू अ करियर इन एस्ट्रोलॉजी, बिकमिंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने पहले भी बोल दिया और अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर आप में से किसी को भी एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आप बन सकते हो। पहले ठान लो आप कि भाई मुझे लोगों के भले में, लोगों के अच्छे में जरिया बनना है। हाँ, लेकिन ये ठान लो कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, पैसे कमाने के लिए ही जाऊँगा, तो शायद आप हार के भी आओगे। ओके, यस। तो ये बात है कि अगर मैं ये मानता हूँ, मैं कभी कभी मैंने बहुत बार बोला है लोगों को कि अगर कोई डॉक्टर कपल मुझे दिखाने के लिए आते हैं, कोई डॉक्टर कपल आते हैं मेरे सामने बैठते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ, और डॉक्टर कपल अपने बच्चों के लिए आते हैं, अपने बेटों के लिए आते हैं, अपनी बेटी के लिए आते हैं, मुझे पूछते हैं कि बापू जी ये क्या 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 ये वो सब। उसके बाद जब मुझे फीस देते हैं, तो डॉक्टर कपल जब बाहर निकलते हैं तो मुझे गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि वो लोग बाहर जाके ऐसा ही सोचते होंगे कि अपने बेटे को हमें डॉक्टर नहीं बनाना है, हम एस्ट्रोलॉजर ही बनाएंगे। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, पैर भी छूते और पैसे भी देते हैं, लेकिन वो उसके लिए अपने आप को आपको साबित करना है, अपने आप को आपको बनाना है। ऐसी कभी भी बातें मत करो, डोंट बी नेगेटिव। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। आजकल तो बहुत सारे कोर्स है एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन बस यही याद रखो कि हमें जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पॉजिटिव वे में सिखाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे समझ लो कि कुंडली खोली नहीं कि आपको बुलाया नहीं गया कि भाई आपको पितृदोष है। अब पितृ देखो, मेरी ये एज में मैं जो भी काम करता हूँ, जितना भी पैसा कमाता हूँ, क्यों? मेरे बच्चों के लिए। मैं और आप दोस्त हो, क्या मैं आपको दूंगा? कुछ नहीं दूंगा। तो ये होता है कि मेरे जाने के बाद मैं मेरे बच्चों को क्यों परेशान करूंगा? तो उसमें कई लोग एक्सक्यूज बोलते हैं, अरे भैया जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को परेशान किया है वो माँ बाप तो परेशान करेंगे ही करेंगे। अरे नहीं होता है। हमारी गुजराती में कहावत है,
છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ક્યારેય ન થાય. तो कभी भी पेरेंट्स रिवेंज नहीं लेते, तो ये बात गलत है. तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, अगर आपको वास्तु एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो सबसे पहले तो एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जो सक्सेस है. राइट. और सर जैसे आप जैसे अगर सिखाते हैं तो क्या वो सीधा जैसे फेस टू फेस जैसे हम इन पर्सन बैठे हैं या फिर कोई ऑनलाइन भी आप करते हैं? वो ऐसा है, मैं 54 कंट्रीज में काम करता हूँ. तो जैसे समझ लो कि अभी मैं इंडिया में हूँ, अभी मैं इंडिया में हूँ. यहाँ से मैं लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मैं जाऊँगा लंदन. उसके बाद लंदन से मैं वापस जाऊँगा अमेरिका, ह्यूस्टन, जहाँ मेरा फैमिली है. वहाँ से दिसंबर एंड में जनवरी फर्स्ट वीक में मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टूर है मेरी. वहाँ से वापस मैं आ जाऊँगा ह्यूस्टन, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा कनाडा. तो इस तरह से मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ. तो अब 1-to-1 तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी को सिखा पाऊँ. हाँ, ऑनलाइन मेरे क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन. तो आप जो भी मुझे देखते हैं, जिनको भी मुझे हाँ, एक बात बताऊँ मैं आपको हर्ष जी, कभी मैंने कोई सेक्रेटरी नहीं रखी कि कोई नहीं रखा. जब भी कोई फ़ोन करता है, मेरे फ़ोन पे फ़ोन करता है, तो मैं खुद उठाता हूँ. ओके. कभी भी मेरा फ़ोन कोई और नहीं उठाएगा, मैं ही उठाता हूँ और मैं बड़े प्यार से जवाब देता हूँ. हाँ, कभी कभी बहुत सारे लोग इतने सवाल पूछ लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा. एक बात और बताऊँ, जब कोई परेशान होता है, ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों के लिए परेशान होती है और एजुकेशन के लिए, तो जब मुझे पूछते हैं वो लोग कि बापूजी आपकी फ़ीस कितनी है, तो मेरी फ़ीस 2 टाइप की है. एक ऑनलाइन की चार्ज है और एक 1-to-1 जब बैठना है मेरे सामने तो वो चार्ज है. तो स्वाभाविक है 1-to-1 बैठना थोड़ा बहुत होता है ज़्यादा और ऑनलाइन कम होता है. लेकिन उसमें एक टाइप वो भी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, माफ़ करना, पैसे नहीं है ऐसी बात नहीं है, सगवड़ता नहीं है, अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर आपके पास अभी देने के लिए नहीं है, तो आप मत दो. आप आपकी पूरी डिटेल मुझे भेज दीजिए. जब भी आपकी बारी आएगी, मेरी ऑफिस से फ़ोन आएगा, मैं खुद बात करूंगा और उस टाइम पे आपके पास से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा. समझे आप? 3 रीत से. एक 1-to-1 काउंसलिंग, जब मैं समझ लो मैं अभी बम्बई गया था, तो बम्बई में 1-to-1 काउंसलिंग का अलग है. वो जब मेरे से फ़ोन पे डिस्कस करते हैं तो अलग है. कुंडली जब मैं स्टडी करके उनको बताता हूँ तो अलग है. और अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, समझ लो कि अभी सगवड़ नहीं है कि भाई आप दे सको, तो भी मैं आपकी कुंडली देख के आपको आपकी कुंडली का अभ्यास करके मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उसमें बस इतना है कि जब आपकी बारी आएगी तब, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये पैसों की दिक्कत होती है, वो बेचारे नहीं दे पाते, तो मैं उनको देख के बताता हूँ. हाँ, लेकिन जब भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं अगर बोलूँ आपको कि यू कैन कॉल मी, तो आपको कॉल करना है, उसका कोई चार्ज नहीं है. टेलीफोन डिस्कशन फ्री, नो चार्ज. लेकिन उसके बाद जब मुझे कुंडली देखनी पड़ती है, मुझे आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है. ऑफ कोर्स. और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, और आपको भी मैं बोलता हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, सबको बोलता हूँ कि बी प्रोफेशनल बट डोंट बी कमर्शियल. बिल्कुल. अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, अगर आपको कुछ पाना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो जहाँ तक आप प्रोफेशनल हो सकते हो सही है, कमर्शियल मत बनो. इसी काम के मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि आपके भाग्य में है, वो ऊपर वाला देगा, जो किस्मत में हो, किस्मत में. तो इसी तरह मैं कुंडली देखता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, और साथ साथ में सिखाता भी हूँ. और ऑनलाइन ज़्यादा ऑफ कोर्स. ऑनलाइन मेरे कोर्स होते हैं. जैसे समझ लो हर सैटरडे को जूम मीटिंग पे मेरे वेबिनार होते हैं, उसमें लोगों को मैं वास्तु सिखाता हूँ. मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ये फील्ड में आना है, तो सबसे पहले वास्तु सीखना कोशिश कीजिए. वास्तु इजी है, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह होंगे, 12 घर होंगे,
एक ग्रह दूसरे घर में बैठेगा, दूसरा ग्रह तीसरे घर में बैठेगा, एक उसकी दृष्टि उसके ऊपर जाएगी, तो वो सीखना थोड़ा कठिन है। लेकिन वास्तु में 10 दिशाएं हैं, वो 10 दिशाओं से आप बहुत ही जल्दी वास्तु सीखोगे। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो उसके नियम तो आ जाएंगे, फिर छोटी गाड़ी चलाओ या बड़ी गाड़ी चलाओ, नियम आ जाएंगे उसमें। नियम आ जाएंगे। तो वास्तु एक बार करना शुरू करोगे तो दिशा के हिसाब से ग्रह का भी उसमें कहीं ना कहीं नाम आता है, ग्रह का भी कुछ ना कुछ काम आता है, तो उससे आप धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी भी सीखने लगोगे। और फाइनली लोगों को जो संदेश आपने वैसे बता ही दिया, सबकी मिसगाइड ना हो, ये तो ये आपने कह ही दिया। सो फाइनली आपका, आई होप आपका अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, जो जैसा मैंने जिक्र किया था आपका पहला हिंदी पॉडकास्ट है, आपका भी मैं एक बार फीडबैक जानना चाहूँगा कैसा। मैं तो बहुत हमें बहुत कुछ जानने को मिला इस नहीं, podcast के सबसे जरिए। पहले तो मैं जब आपने फाइनली बोल दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ख़त्म हो गया, क्योंकि हिंदी बोलना अभी शुरू तो मैंने आज ही तो किया। अच्छा। अब मैं हिंदी बोलता ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं रास्ते में भी बोलता बोलता जाऊँगा, मैं गाड़ी में भी बोलता बोलता जाऊँगा। मुझे हिंदी बोलना, मुझे पता नहीं है कि मैं सही बोला गलत बोला, तो कहीं सही पे बोले। मेरी कोई भूल हो गई, लेकिन फिर भी मैं बोला ना आपको कि हम गुजराती है, तो गुजराती जब थैंक यू बोलते हैं उसके पीछे हों तो आएगा ही आएगा, थैंक यू हों। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू हों तो आता ही है। उसी तरह पूरी ज़िंदगी हम गुजराती बोले हैं। आज आपने मुझे हिम्मत दी, आप मेरे सामने बैठे तो मैं हिंदी बोल सका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी देने की कोशिश की सबसे बढ़िया और पॉजिटिव देने की कोशिश की, और मैं ये मानता हूँ कि ये सही भी होगा। तो बिल्कुल। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपके मेरी सौभाग्य लाइफ में कुछ हमारा। ऐसा टर्निंग पॉइंट लाए कि जिससे मैं हिंदी बोलना चालू कर दिया। जब मैं गुजराती बोलता था तो बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन भी आता था कि भैया आप गुजराती में वीडियो मत भेजिए, आप हिंदी में वीडियो भेजिए, क्योंकि हमें पल्ले नहीं पड़ता, हमें समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि भी मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं हर्ष जी को कभी ना छोड़ूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने अपना कीमती समय दिया, इतना कुछ जानने को मिला, इतनी सारी चीज़ें बताई, और जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं साथ में, ऑफ कोर्स प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हमारा थैंक यू वेरी वार्तालाप मच। हुआ। और मैं आपके साथ आपको तो थैंक यू बोलता ही बोलता हूँ, लेकिन आपकी टीम में जो सरमन जवेरी है उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हमारे बीच में बहुत सारी बातें भी हुई, और उनके साथ जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो भी मुझे ऐसा लगा, बस मैं ये मानता हूँ कि अगर यंगस्टर्स ऐसे हो जाएंगे ना तो हिंदुस्तान की काया पलट हो जाएगी। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने मेरे साथ पेश आए, मेरे साथ बात की, बहुत ही पोलाइटली, नम्रता के साथ। तो ये नम्रता होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस होना है आपको तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सक्सेस के साथ आपको नम्रता, पोलाइटनेस भी होनी ह्यूमिलिटी, चाहिए। पोलाइटनेस, Yes, ये yes, सब जरूरी है। तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बस भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो ख्वाहिश है, आप जो सोच रहे हो, वो सब आपको मिले। और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो शायद मेरा फ़ोन नंबर यहाँ आएगा, यूएस का भी फ़ोन नंबर आएगा और इंडिया का भी फ़ोन नंबर आएगा। आप मेरे से बात कर सकते हो, बात करने का कोई पैसा नहीं लगता। बिल्कुल। इस चैनल की जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जैसे अलग अलग जगह पे, कहीं ऐसे सुनने वाली जगह पे जैसे स्पॉटिफाई हो गया, वहाँ पे भी डाला जाता है, तो हम इंडिया का और यूएस का नंबर वहाँ पे जी, शेयर कर देंगे। जी, तो वहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह सब इन जी, नंबर्स के जी, जरिए जी। एक्टिव है। ठीक है, फाइनली। सो ये सर नहीं, एक बात मैं आपको टिप देके जाता हूँ। एक टिप समझ लो कि हमने इतनी सारी बातें की, मेरे पास ये नॉलेज है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आपको किसी को टिप देनी चाहिए। जो आपके सामने, जो बंदा आपके सामने इतने टाइम से बैठा है, तो आपके लिए मैं इतना बोलता हूँ कि कभी भी आपकी उंगली में मैंने देखे एक दो वो हाँ, अंगूठी हाँ। आपने पहनी है, आपको कभी भी पोखराज नहीं पहनना है। जो ये मैंने पहना है येलो कलर का, आपको कभी भी पोखराज नहीं पहनना है। अगर पोखराज पहनना है तो याद रखो, सोने के टाइम पे आपको रात को निकाल देना है। ये अंगूठिया भी रात को सोने के टाइम पे निकाल देना है। और दूसरी बात ये याद रखो कि हर रोज़ सुबह में उठ के आपको एक गिलास गर्म पानी बैठ के पीना है।
जैसे आप एक गिलास गर्म पानी बैठ के पीना शुरू कर दोगे विद इन 15 डेज, आप मुझे फोन करके बताओगे बापू चमत्कार हो गया, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल 15 दिन से हाँ, के लिए मैं वो करके 15 दिन के लिए नहीं, मतलब- पूरी जिंदगी मतलब- करना है, लेकिन 15 दिन के बाद आपको मतलब- मुझे फोन करना है। 15 दिन के बाद आपको फोन करना है, हाँ, बट वैसे मैं हाँ, समझ हाँ, गया, समझ गया।